Before I am going to explain this chapter, firstly I request you all, please like, share and subscribe my channel. Now we discuss about a structure of seed. हम लोग अब structure of seed के बारे में समझेंगे. If you look different types of seeds like wheat, rice, maize, pea, gram, these all are seed part of the plant. ये सारा जो है वो seed part है पौधे का. और यदि आप इन सारे को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको इन सब में दो डिफरेंस दिखेंगे. एक ग्रुप अलग बनेगा और दूसरे का ग्रुप अलग बनेगा. So before I am going to discuss about the topic of structure of seed, firstly I give you example. आपको एक example हम देना चाहेंगे. First if you take pea or if you take gram seed, then that gram seed you soak in water. आप उस ग्राम सीड को क्या करो कि आप पानी में भिगो दो और उसको लंबे समय तक छोड़ दो. उसके बाद वो ग्राम सीड जो है वो उसका साइज जो है वो इनराज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. देन इफ़ यू उसके पील्स को आप हटाओगे तो उस वो जो आपका ग्राम है आप चाहोगे तो उसको दो भाग में डिवाइड कर दोगे. तो जब वो ग्राम दो भाग में डिवाइड हो रहा है तो उस डिवाइड जो पार्ट हो रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन्स. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड. आप इसको ध्यान रखिएगा, जब उस ग्राम को हम दो भाग में अलग किए तो उस भाग को जो अलग कर रहे हैं, जो पार्ट हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉटिलेडन्स. सो यू हैव टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सीड के स्ट्रक्चर को समझेंगे. तो सीड को स्ट्रक्चर को समझेंगे उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि टाइप्स ऑफ सीड, कितने तरह के सीड पाए जाते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स. फर्स्ट वन इज मोनोकॉट सीड एंड सेकंड वन इज डाइकोट सीड. मोनोकॉट में क्या होता है कि आपको कोई एक कॉटिलेडन मिलेगा. मोनो मीन्स सिंगल होता है, एक, और यहाँ पे बात की जा रही है मोनोकॉट सीड की. तो जिसमें एक कॉटिलेडन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट सीड. अब जैसे कि एग्जांपल हम अभी आपको दिए ग्राम का, कि ग्राम को आप पानी में भिगोते हो और उसके बाद उसको आप इसके पील्स को हटा करके आप उसको चाहते हो तो दो भाग में अलग कर देते हो. मगर आप चाहोगे कि राइस के साथ ऐसा करो तो वो ठीक बीच से दो भाग में डिवाइड नहीं होगा. आप चाहोगे कि हम व्हीट के साथ ऐसा करें कि ठीक दो भाग से अलग कर दें, तो ऐसा होने वाला नहीं है. आप चाहोगे कि मकई के दाने के साथ ऐसा करें तो ऐसा होने वाला नहीं है. सो उसी के आधार पर जो सीड्स है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है. एक है आपका मोनोकॉट सीड और दूसरा है आपका डाइकोट सीड. मोनोकॉट को समझिएगा, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कंटेनिंग वन कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड. जैसे एग्जांपल आपका व्हीट, राइस, मैज. व्हीट, राइस, मैज को आप दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हो. आप उसको दो भाग में डिवाइड करोगे तो वो आप बीच से टूट जाएगा. वो इक्वल जो डिवाइड होता है उस तरह से नहीं होगा. आप ग्राम के दाने को लोगे और उसके पील्स को हटाओगे तब चाहोगे तो आप उसको दो भाग में अलग कर दोगे. उसके सीड जो होते हैं, सीड कोट को हटाओगे तब आप चाहोगे तो उसको दो भाग में आराम से अलग कर दोगे. सो जब वो दो भाग में अलग हो रहा है तो उस वैसे सीड को हम लोग बोलेंगे डाइकोट. और यदि वो सिंगल है जिसमें सिंगल कॉटिलेडन है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट. सो अब डाइकोट के बारे में कहेंगे. सम सीड्स हैविंग टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोट सीड. और जो दो भाग में अलग हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइकोट सीड. अब मोनोकॉट का स्ट्रक्चर ये है, डाइकोट का स्ट्रक्चर ये है. मोनोकॉट जो होगा सिंगल सीड होगा, वो कॉटिलेडन होगा, वो डिवाइड होने वाला नहीं है. जबकि डाइकोट जो है वो उसमें दो कॉटिलेडन्स होता है और वो डिवाइड हो जाएगा. आप चाहोगे तो ये कवर होता है. मैंगो सीड जो है बड़ा है थोड़ा. अब मैंगो सीड को भी ऐसा तो वही हार्ड है, बट आप चाहोगे तो उसको भी अलग करना तो वो भी दो भाग में अलग हो जाएगा. उसके सीड कोट को हटा करके आप चाहोगे डिवाइड करना तो अलग हो जाएगा. बट आसान है. आप ग्राम के सीड को अलग करके देख सकते हैं, आप मटर के सीड को अलग करके देख सकते हैं. सो यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे. ये है आपका मोनोकोट सीड और ये है आपका डाइकोट सीड. जो सीड होता है उसके सबसे ऊपर का जो कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट. तो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग सीड कोट बोलेंगे. इसमें भी ब्लैक कलर से दिख रहा है कवर, ये भी आपका सीड कोट के अंतर्गत आएगा. फिर उसके अंदर जो है वो एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन्स. सेकेंड इसके अंदर ग्रीनिश लेयर होगा, उसको हम बोलेंगे कॉटिलेडन्स. ये जो पार्ट है आपका जो अभी डिवाइड हो रहा है उसको हम बोल रहे थे कॉटिलेडन्स. उसके बाद जहाँ पर से आपका न्यू प्लांट ग्रो करता है, जिस पार्ट से, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो. और सबसे इंटरनल पार्ट जो होता है पौधे सीड का उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड. और फिर सब समझिएगा, मोनोकॉट सीड में सिंगल कॉटिलेडन होते हैं, डाइकोट सीड में डबल कॉटिलेडन होता है. डाइकोट मतलब डाई मतलब डबल, मोनो मतलब सिंगल.
जो दो भाग में अलग हो जाएगा जो वो उसको हम लोग डाइकोट में रखेंगे, जो सिंगल रहेगा उसको हम लोग मोनोकोट में रखेंगे। One more thing we have to study what the function of seed coat, cotyledons, embryo and endosperm। यदि हम seed coat के फंक्शन की बात करें तो बोल सकते हैं seed coat जो होता है वो सीड्स को इंजरी से बचाता है और साथ ही साथ ये ड्राइनेस से भी बचाता है सीड्स को। जो यदि सीड कोट नहीं हो तो सीड जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, तो ड्राइनेस से भी इसको बचाता है। साथ ही साथ सीड को और भी इंजरी से बचाता है सीड कोट। तो फंक्शन ऑफ सीड है ये, जो कि कवर पार्ट होता है। फिर हम बात करेंगे कॉटिलेडन्स को। कॉटिलेडन्स जो होता है वो लीव्स ही कहलाता है सीड का, और ये जो है वो जनरली फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। और थर्ड है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो बेबी प्लांट है सीड्स में, जो कि इन फ्यूचर वो ग्रो करता है। यदि एक सीड को प्रॉपर मिनरल्स, वाटर और सॉइल मिलता है तो वो कहीं ना कहीं ग्रो कर पाता है। तो वहाँ पर ये एम्ब्रियो जो है वही बेबी प्लांट के रूप में होता है और वही ग्रो करता है। फिर आपका एंडोस्पर्म जो कि एम्ब्रियो के आसपास में होता है, और जब इसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो एक कॉटिलेडन्स के आसपास जो एंडोस्पर्म होता है वही जो है आपको एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। Now one question for you all, what will happen if the seeds of a plant fall and grow beneath the parent plant? समझिएगा, क्या होगा यदि एक पेड़ का जितना भी सीड है वो उसी पेड़ के नीचे गिरे और सारा का सारा ग्रो कर जाए? क्या वो आगे चलकर वो जितने भी सीड्स ग्रो करे हैं क्या वो एक डेवलप्ड प्लांट के रूप में फिर से ग्रो कर पाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज they all seeds require sunlight, proper sunlight, water, nutrients from soil, etc. but they don't get all seeds proper all thing। ये सारा चीज जो है वो सारे सीड्स को नहीं मिल पाएगा। तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वो जो सारे सीड्स होंगे वहां पे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे एक प्लांट के रूप में। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड बहुत ही जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर जो है वो और भी प्लांट्स ग्रो कर सके। उसके लिए सीड्स को डिस्पर्स होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो पेरेंट प्लांट है उसको छोड़कर जो सीड है वो डिस्पर्स होकर कहीं और चल जाए। डिस्पर्स में होता है बिखरना, बिखर करके कहीं और चल जाए, ताकि जो पेरेंट प्लांट है वो तो है और उस स्थिति में दूसरे कोई और सीड भी कहीं और जाकर डेवलप हो सके। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेचर। सो यहाँ पर हम यदि डिफाइन के रूप में समझेंगे व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड, देयर वी से the process of scattering of seeds from the parent plant is called seed dispersal। it means जब सीड अपने पेरेंट प्लांट को छोड़ करके कहीं और डिस्पर्स हो जाता है, कहीं और स्कैटर्ड हो जाता है, कहीं और बिखर के चला जाता है दूर, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है डिस्पर्सल में इट मीन्स स्कैटरिंग या फिर बिखर जाना, मतलब कि सीड जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से बिखर कर कहीं और चल जाता है, तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको समझना होगा, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। जब भी सीड अपने पेरेंट प्लांट को छोड़कर डिस्पर होकर कहीं और जाएगा तो उसको डिस्पर्स होने में कोई ना कोई मदद करेगा। उसको मदद करेगा वाटर, उसको मदद करेगा विंड, उसको मदद करेगा एनिमल्स, थ्रू एक्सप्लोजन भी होता है। एक्सप्लोजन में विस्फोट होना, कुछ ऐसे सीड्स है जिसमें विस्फोट होते हैं, और थ्रू वाटर। ये सारे के थ्रू जो है वो एक जगह से पेरेंट प्लांट से जो सीड है वो बिखर कर कहीं और जाएंगे, तो जो जिसके थ्रू जा रहा है ना उसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सो यू हैव लर्न दिस, आपको इसको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको आपको याद रखना है कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट आर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, देन यू से थ्रू विंड, थ्रू एनिमल्स, थ्रू एक्सप्लोजन, थ्रू वाटर, दिस ऑल आर द, और थ्रू इंसेक्ट, दिस ऑल आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब यहाँ पे समझेंगे कि होता कैसे है, ये एजेंट्स के रूप में काम कैसे करते हैं, कैसे सीड्स को अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाने में, बिखरने में मदद करता है। अब यहाँ पे समझिए, इससे पहले हम कुछ और बताएंगे। आप लोग के घर के आसपास में मान लीजिए छोटा फील्ड होगा, कोई खेत, कोई मैदान, जहाँ पे देखते होंगे कि कुछ ऐसे पौधे ग्रो कर जाते हैं जिसको ना कभी वहाँ पर किसी ने उसका बीज डाला है और ना कोई जा करके लगाया है, तो फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं। तो वो प्लांट्स कैसे ग्रो कर गए? वहाँ पे उसका सीड आया हुआ तब तो ग्रो किए होंगे, तो कहीं ना कहीं वो सीड कैसे गया, वही सारा जो उसको पहुँचाने में मदद कर रहा है ना, उसी को यहाँ पर हम बोल रहे हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, थ्रू विंड। विंड मीन्स यहाँ पे हवा की बात हो रही है
कि जब सीड जो है वो कुछ जो है हवा के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चले जाते हैं। जैसे कि एक पौधे, सो थ्रू विंड की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉटन और डैंडेलियन। डैंडेलियन जो है वो एक आप सुने होंगे, मतलब कुकरौंधा पौधा होता है, और नहीं सुने होंगे तो आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे। एक ऐसा सीड होता है जिसके चारों तरफ बहुत सारे फर होते हैं, इस तरह से बहुत सारे फर, और बीच में एक सीड होता है, और ये हवा में बहुत आसानी से उड़ते हुए रहता है। और हम लोग कभी कभी इसको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, आप लोग के एज के बच्चे इसको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। तो वो इसका जो प्लांट है इसका नाम है डैंडेलियन। सो डैंडेलियन है, कॉटन है, ये सारे ऐसे सीड्स होते हैं इसके, जो कि हवा के थ्रू, इसमें जो होते हैं फर होते हैं बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक फर, जिसके थ्रू हवा के थ्रू ये उड़ करके कहीं और चला जाता है, दूर तक चला जाता है, हवा से तो कहीं भी दूर तक जा सकता है। और उसके बाद जहाँ पर वो लास्टली गिरता है वहाँ पे उसको यदि प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर सॉइल और सनलाइट मिल गया तो वो एक प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है। तो इसको इस तरह से होता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रू विंड। फिर हम लोग समझेंगे थ्रू एनिमल्स। थ्रू एनिमल्स यहाँ पर एक टॉपिक है, टाइगर्स क्लॉ सीड्स। टाइगर्स क्लॉ सीड्स मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे जो बाघ का क्लॉ मतलब पंजा यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर टाइगर्स क्लॉ सीड्स मतलब यहाँ पे एक पौधे का नाम है जिसके सीड के बारे में बात करें। टाइगर्स क्लॉ एक पौधे का नाम है, और एक जैंदियम एक पौधा है जिसके सीड्स को, ऐसा सीड्स होता है जो जनरली क्या होता है कि हम लोग के कपड़ों में वो चिपक जाता है, या एनिमल्स के शरीर में वो कभी कभी चिपक जाता है। ऐसे पेड़ के नज़दीक आप जाइएगा तो इसका सीड्स जो होगा आपके पेड़, आपके कपड़े में या एनिमल्स के बॉडी में चिपक जाता है, और जब वो एनिमल्स दूर जाते हैं कहीं और किसी तरह से अपने टेल वगैरह से उसको रब किए तो वो गिर जाता है, या फिर आपके कपड़े में आ गया और आप उसको हटाएं तो वो गिर गया, जहाँ गिराया वहाँ गिर गया। तो इस तरह से कहीं कहीं एनिमल्स और कभी ह्यूमन बींग्स भी जो है उसको डिस्पर्स होने में मदद करता है। तो इसको हम बोलते हैं उस तरह के सीड्स जो है वो एग्जांपल में टाइगर्स क्लॉ सीड्स है, जैंदियम है। यहाँ पर एक और सीड का नाम दिए हैं गुआभा टोमेटो, यू ऑल नो वेरी वेल, इसके बारे में आप जानते हैं। तो टोमेटो और गुआभा के साथ क्या है कि एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम लोग भी लेते हैं, जानवर भी लेते हैं, और इसके जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपरली एनिमल्स बॉडी में, एनिमल्स जो उसको अच्छी से तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। यदि कोई एनिमल्स इसको ले रहा है और ये अच्छी तरीके से डाइजेस्ट, इसके सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो मान लीजिए वो जब रिलीज करता है वेस्ट, तो वो जब मान लीजिए कॉ के बारे में बात कर रहे हैं, जब कॉ अपना डंग रिलीज करता है, कॉ डंग, तो वो कहीं ना कहीं उसमें गुआभा में और टोमेटो का जो सीड्स रहता है वो रह जाता है। फिर वो जाके मिट्टी में सपोज मिल गया तो वहाँ पर एक नया पौधा गुआभा का और टोमेटो का ग्रो करने का चांसेस बन जाता है। सो थ्रू इस तरह से भी हो सकता है, थ्रू एनिमल्स जो है उसको खा ले और उसको कहीं जा करके वेस्ट के रूप में रिलीज करे तो वहाँ पर भी एक नया पौधा ग्रो कर सके। फिर एक आपका थ्रू एक्सप्लोजन, यहाँ पे एग्जाम्पल है ओकरा और जेरेनियम। ओकरा और जेरेनियम एक ऐसा प्लांट है ओकरा और जेरेनियम एक ऐसा प्लांट है जो जनरली जो उसके सीड्स होते हैं, जो फ्रूट होते हैं जनरली, वो उसके फ्रूट्स जो होते हैं वो एक्सप्लोज होते हैं, मतलब फटते हैं, और फट इस स्पीड में फटते हैं कि उसका सीड जो होता है वो दूर बिखर जाता है। तो आप एग्जांपल में याद रख सकते हैं ओकरा प्लांट और जेरेनियम प्लांट, इसका जो सीड्स होता है वो विस्फोट के रूप में उसका सीड्स बिखर करके, उसका फ्रूट भी जो है वो विस्फोट होता है, जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो फटता है, और फटने से उसका सीड जो है वो डिस्पर्स होकर दूर तक चला जाता है। तो थ्रू एक्सप्लोजन भी बोल सकते हैं। फिर एक लास्ट है थ्रू वाटर। आप कोकोनट को देखे होंगे, यदि आप उसको कोकोनट यदि कंप्लीट अपने फाइबर के साथ है तो उसको आप यदि डालते हैं पानी में तो वो तैर जाता है, वो डूबता नहीं है। तो कोकोनट प्लांट जो है जनरली समुद्र के किनारे, नदी के किनारे होते हैं, और यदि कोकोनट सीड्स किसी तरह से वाटर में चला गया, नदी में, समुद्र में, तो वो बह करके दूर कहीं चला जाता है, और जब किनारे में कहीं पड़ा तो वहाँ पर वो डेवलप होने का चांस रहता है। फिर एक आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लोटस भी देख रहे हैं आप, कीचड़ वगैरह में होता है, बारिश हुआ किस तरह से पानी में वो जो है सीड्स आगे बढ़ गया तो वहाँ पर भी डेवलप होने का चांस होता है। सो थ्रू वाटर भी हम बोल सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरन। अब अंकुरन मतलब समझ नहीं पाएंगे, बट ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक सीड को जो रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम डिस्कशन करेंगे, जब एक सीड एक प्लांट के रूप में डेवलप्ड होता है, एक छोटे से प्लांट के रूप में डेवलप होता है, तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को यदि हम डिफाइन से समझे तो बोल सकते हैं जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। ये एक ऐसा क्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक सीड जो है एक प्लांट के रूप में डेवलप होता है। तो जब एक सीड एक प्लांट के रूप में डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स।
अब ऐसा नहीं है कि जितने भी सीड्स होंगे वो सारे के सारे डेवलप कर जाएंगे। सीड्स को डेवलप होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो उसको, तभी वो एक सीड जो है एक प्लांट के रूप में डेवलप हो पाता है। तो रिक्वायरमेंट है, द राइट कंडीशन फॉर अ सीड्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स आर सफिशिएंट वाटर, लाइट, वार्मथ एंड एयर। सफिशिएंट वाटर मीन्स हुआ कि सफिशिएंट वाटर मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना। अब बहुत ज़्यादा पानी देना और बहुत कम पानी भी देना पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। उस तरह से एक सीड को डेवलप होने के लिए प्लांट उसको हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तब भी वो खराब होगा, और कम पानी देंगे तब भी खराब होगा। सो सफिशिएंट वाटर होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका लाइट, इट मीन्स सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए। थर्ड है आपका वार्मथ, बहुत ज़्यादा यदि हीट उसको मिले तो वो खराब हो सकता है, तो प्रॉपर हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो आपका चाहिए। फिर है आपका एयर, एयर में उसको चाहिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब एज यू नो प्लांट जो है रिक्वायर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये सफिशिएंट जब उसको मिलता है तो वो एक सीड जो है वो जर्मिनेट होता है एक प्लांट में, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और जब एक छोटा सा सीड डेवलप होकर एक छोटा सा प्लांट के रूप में हुआ है तो उसको उस समय बोलते हैं सीडलिंग। व्हेन अ सीड डेवलप्ड इनटू अ स्मॉल प्लांट देन दिस प्रोसेस नोन एज अ सीडलिंग। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पर एक सीड है जिसको प्रॉपर वाटर मिला है, सफिशिएंट वाटर मिला है, और मान लीजिए इसको सनलाइट भी प्रॉपर मिल रहा है, तो ये क्या होगा, सॉइल में डेवलप होगा। इसमें थोड़ा सा नीचे रूट की ओर डेवलप होगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर ये धीरे धीरे डेवलप होगा, इसमें छोटे छोटे लीव्स आएंगे। अब ये जो यहाँ पर ये जो है इसका फोर्थ पार्ट है कि ये लीफ जो आपको ऊपर में दिखना क्लियर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ कुछ कॉटिलेडन, दो जो कॉटिलेडन है वो दिखाई पड़ेंगे। कॉटिलेडन हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो डिवाइड होकर पार्ट अलग हो जाता है उसको कॉटिलेडन बोलते हैं। और इसी कॉटिलेडन्स में जो एम्ब्रियो था वो डेवलप होकर के एक प्लांट के रूप में डेवलप हो रहा है। फिर और बड़ा होगा तो ये कॉटिलेडन्स वहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद एक प्लांट के रूप में, कंप्लीट प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा, और ये वो फिर धीरे धीरे डेवलप के प्लांट के रूप में भी डेवलप होगा और एक ट्री के रूप में हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ seeds. Now we discuss the last topic of this chapter, and the topic is agriculture. Agriculture means कृषि. If you hear the word agriculture, then what do you think? Is it only related to plant? Most of the students are thinking that agriculture is only related to plant, but it is not correct. Agriculture is also related to rearing animals. ये आपका पशुपालन से भी रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में आपका ग्रोविंग क्रॉप्स भी होता है, खेती भी होता है जिसमें हम फसल बोते हैं, और आपका रेयरिंग एनिमल्स भी होता है जिसके अंतर्गत हम पशुपालन भी करते हैं। सो बोथ आर ग्रोविंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स, बोथ आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. If you define agriculture, then you say the practice of growing crops and rearing animals on large scale to provide food, fiber and other products is called agriculture. अभी हम आपको बताएं कि यदि हम growing crops, it means फसल बोते हैं, किसी भी तरह का फसल बोते हैं, उसमें जो भी स्टेप्स होता है, जो भी प्रक्रियाएं होते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं लार्ज स्केल पे. इट इज टू बी नोटेड दैट इट हैपन इन लार्ज स्केल, ये बड़े पैमाने पे किया जाता है. और रियरिंग एनिमल्स मतलब पशुपालन करते हैं, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. आपको एक घर पे मान लीजिए 4-5 टमाटर का पौधा लगा लिया और गेहूं का पौधा लगा लिया, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं रखते, बड़े पैमाने पे होता है, खास फील्ड में होता है. और यदि हम रियरिंग एनिमल्स की बात करेंगे तो बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है. 1-2 पशुपालन को हम लोग रियरिंग एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल नहीं कर सकते हैं. सो दिस हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत हम लोग फसल भी बोते हैं और रेयरिंग एनिमल्स भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं. अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक फार्मर जो है, मान लीजिए फसल बोता है, तो उसको फसल बोने से लेकर के फसल काटने तक में या उसको स्टोर करने तक में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जिसको वो फॉलो करना होता है. सो एक फार्मर जो है एक फसल बोता है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को वो फॉलो करता है, उस टॉपिक को भी हम लोग समझेंगे. सो स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर. सबसे पहला स्टेप होता है सीड सिलेक्शन. अब अकॉर्डिंग टू सीजन फार्मर्स जो है सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमको बोना क्या है. हमको जो है वो राइस बोना है, हमको वीट बोना है, हमको मैज बोना है, हमको पी बोना है, हमको ग्राम बोना है, क्या बोना है उसको पहले सेलेक्ट करना होता है, क्रॉप सिलेक्शन. और उसके अंतर्गत वो सीड सेलेक्ट करता है, बेस्ट सीड सेलेक्ट करता है. बिकॉज यदि वो
बहुत अच्छा फसल चाहता है इन फ्यूचर, तो उसके लिए उसका सबसे पहला प्रोसेस है कि वो बेहतर सीड सेलेक्ट करे। ऐसा नहीं कि बेहतर क्वालिटी का सीड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बेहतर फसल भी नहीं देगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है फार्मर के लिए कि वो सीड सिलेक्शन करता है, बेस्ट सीड सेलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्लोइंग। प्लोइंग मीन्स होता है जोतना। एक बार यदि किसी फील्ड में, एक बार किसी खेत में यदि फसल बो दिया जाता है और उसकी कटाई कर दी जाती है, तो वहाँ का जो मिट्टी होता है, सॉइल होता है, वो बहुत ही कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उस स्थिति में उस मिट्टी को उभारना बहुत जरूरी होता है, ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो उभर सके। सो उसके लिए प्लोइंग की जरूरत होती है। तो उसके बाद जो है सीड सिलेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है और वो होता है आपका प्लोइंग। अभी के समय में लोग ट्रैक्टर्स का भी यूज कर रहे हैं, और पहले तो है जो कि यूज होता था, पहले जो है बुल्लक कार्ट वगैरह का यूज होता था, उसमें खुरपी वगैरह लगा करके फिर वो यूज करता था। सो अभी प्रेजेंट टाइम में तो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज हो रहा है। फिर थर्ड है आपका मैन्युअरिंग। मैन्युअरिंग मीन्स होता है खाद डालना। मैन्युअर मीन्स खाद होता है। तो यदि फील्ड में खाद डालते हैं तो जो भी कमी होती है मिट्टी की फर्टिलिटी में, वो जो कमी होती है फील्ड में फर्टिलिटी में, वो मैन्युअरिंग जो है वो उसको कंप्लीट फुलफिल कर देता है, ताकि वो उसका फर्टिलिटी बना रहे और फसल भी इन फ्यूचर बेहतर दे। फिर नेक्स्ट है आपका सीड सोविंग। सोविंग मीन्स होता है बोना। जब सीड को बोया जाता है, बीज को बोया जाता है, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं सीड सोविंग। तो पहला था सीड सिलेक्शन, फिर हम लोग प्लोइंग किए, फिर मैन्योरिंग किए, उसके बाद सीड सोइंग करेगा फार्मर, ताकि उस वहाँ पे फसल इन फ्यूचर हो सके। तो फोर्थ टर्म है सीड सोइंग, वहाँ पे सीड को बोया जाता है। फिर उसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। इट मीन्स वाटरिंग। वाटरिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप जानते हैं फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा फसल है जिसको लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए, कुछ ऐसे फसल है जिसको कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में वाटर चाहिए, मगर कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसको हम पानी नहीं दें और वो फसल दे। सो इरिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है आपका स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक। अब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि आपके क्रॉप में, फसल में लग जाते हैं, फार्मर की फसल में। तो उससे बचाए रखने के लिए पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव है बहुत जरूरी होता है। तो फार्मर का नेक्स्ट वर्क होता है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। उसके बाद है क्रॉप्स ग्रोविंग। जब ये सारा प्रक्रिया हो जाता है तो उसको फसल को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, चाहे वो 3 मंथ्स ले, चाहे वो 4 मंथ्स ले, और टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहता है कि उसमें इरिगेशन का काम हो, चाहे और भी प्रोसेस हो, वो उसको फार्मर चेक करते रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है उस फसल जब तैयार हो जाता है तो उसका कटाई करना। तो हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे मशीन्स भी है, हार्वेस्टर्स वगैरह भी है, जिससे कि फसल को काटा जाता है, और नहीं तो फिर फार्मर जो है अपने हाथ से भी उसको कटर लेकर के उसको काटते हैं मशीन से। तो बहुत सारे तरीके हैं हार्वेस्टिंग का, और उसके बाद उसको क्या करता है, कट करता है। फिर उसके बाद थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग में आप समझिए, सपोज दैट राइस है, तो राइस में जो कवर होता है उसका सीड कोट का, तो उस जिसको हम लोग बोलते हैं चाफ, भूसा वगैरह, तो उसको अलग करना और चावल को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से अलग नहीं होगा तो वो हम उसको लेंगे कैसे एज ए फूड प्रोडक्ट। तो थ्रेसिंग के थ्रू जो है वो ग्रेन्स को अलग किया जाता है और चाफ को अलग किया जाता है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। इट मीन्स यदि जो भी फसल हुआ है उसको स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है बेहतर तरीके से। यदि अच्छी तरीके से हम उसको स्टोर नहीं करेंगे, फार्मर उसको अच्छी तरीके से स्टोर नहीं करेगा, बेहतर तरीके से नहीं रखेगा, तो इन फ्यूचर भी जो ग्रेन्स आ चुका है, जो ऑलरेडी जो पैदा हो चुका है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें इंसेक्ट वगैरह लग करके, कुछ बात करें तो मॉस वगैरह लग करके उसको हो सकता है खा ले, उसको ख़त्म कर दे या ख़राब कर दे। तो उस सभी से भी बचाने के लिए जो है वो आपको स्टोरेज जो है बहुत ही ध्यान दिया जाता है, उसको अच्छी तरीके से रखा जाता है। तो इन दिस टॉपिक यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।